पर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर इससे माँ और बच्चे को क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो माँ में क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हमारे तीनों मेजर ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, हार्ट को, किडनी को और लंग्स को। हार्ट को इफेक्ट करता है तो हमारी कार्डियक फंक्शनिंग में दिक्कत हो जाती है, हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। एक कंडीशन ब्रेन में होता है कि कई बार नसों में से नसें फट जाती हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है कि नसें उसको कंटेन नहीं कर पाती हैं, उसको स्ट्रोक या हम हेमरेज कहते हैं। या फिर एक्लैम्सिया हो जाता है। एक्लैम्सिया का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दौरे आने लग जाते हैं पेशेंट को। मैंने भी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। जी। एक तो उनको कुछ खाने का मन नहीं करता है, वो खाना खाती भी है तो लगता है ऐसे कि गले से अब बाहर आ रहा है खाना। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, यूट्रस अप हो रहा है हमारा, वो क्या करता है कि आपके स्टमक को भी ऊपर पुश करता है, जिसकी वजह से एसिड बार बार ऊपर रहता है, हमें लगता है कि खाना मुंह में आ रहा है। तो कोई ऐसे उस टाइम पर ड्रिंक्स है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी देर में मतलब अगर खा के पी करके थोड़ा सा आराम दे सकते हैं? एसिडिटी में सबसे अच्छा जिंजर टी वर्क करता है। इवन आप अगर ठंडा दूध ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। योगर्ट कैन हेल्प अ लॉट। तो प्रेगनेंसी में फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो कौन से साइन हमें देखने चाहिए कि नहीं ये प्रॉब्लम अब ज़्यादा बढ़ रही है, अब डॉक्टर से मिलने का टाइम है? मैम कॉन्स्टिपेशन अगर इतना है, जैसे 3 डेज़ में भी अगर पेशेंट नहीं पास कर पा रहा है स्टूल्स, उसकी वजह से उसको डेली टू डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत हो रही है, या इफ़ इट एनी टाइम इट इज़ एनी टाइम अगर उसको लग रहा है कि मोशन के साथ ब्लड आ रहा है, तो फिर उसको हमेशा इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो अगर डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो फिर ऐसे कौन से साइंस देखे कि समझ जाना चाहिए कि शायद कुछ दिक्कत हो रही है और हो सकता है कि डायबिटीज़ अब डेवलप हो रहा हो? लेकिन अगर आपको नाइट में भी यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आपको 3 to 5 टाइम्स उठना पड़ रहा है नाइट में, और आपको पॉलीडिस्पिया हो जाता है। पॉलीडिस्पिया मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आप बार बार पानी पी रहे हो, भूख ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रही है, तो ये 3 भी सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स उन्हें दिखाई देते हैं जब बीपी बहुत ज़्यादा शूट होने लगता है प्रेगनेंसी के दौरान, कि वो समझ सकते हैं कि हाँ ये बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी मैम, कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर क्रॉनिक हेडेक रह रहा है कि पूरे टाइम हेडेक है, अनइजीनेस सी होती रहती है पूरे टाइम पे, स्वेटिंग होती है, घबराहट होता है, उसको ऐसा लगता है कि थ्रॉम्बिंग हेडेक है, कि पल्सेटाइल हेडेक होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे, और या फिर पैरों में बहुत स्वेलिंग आने लग जाती है, तो वी ऑलवेज आस्क द पेशेंट आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो। तो अगर थायराइड कंट्रोल नहीं रह रहा है प्रेगनेंसी में तो इससे बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा थायराइड नहीं कंट्रोल होता है तो ये मिसकैरेजेस भी करा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जी, मिसकैरेज हो जाता है, कई बार बेबी डेवलप नहीं होता है, धड़कन आके चली जाती है जिसे कहते हैं, ये आया फिर बेबी डेवलप नहीं होता है, धड़कन चलेगी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो अगर रुबेला वायरस किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो रहा है तो इसके भी कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं? हम इसमें नॉर्मली फीवर आता है विद रैश, आपके फीवर होगा, बाकी सिम्टम्स तो नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं कि खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, या आइज़ में वाटर आ रहा है, लेकिन रैश आने लग जाता है बॉडी। तो अगर रुबेला प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो गया, उन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उस टाइम पर वैक्सीन लगा करके उसको ट्रीट किया जा सकता है या कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन? नहीं, ट्रीटमेंट हमें कोई उसका अलग से नहीं करना होता है, लेकिन वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में है तो बहुत ज़्यादा बच्चे को डिफेक्ट्स के चांसेस होते हैं, तो कई बार हमें प्रेगनेंसीज टर्मिनेट करनी पड़ती है। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो हर महिला की लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है, लेकिन इस दौरान जो उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो कई बार बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए जिन्हें इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं रहता। तो ऐसे में बहुत से लोगों के ओपिनियंस भी मिलते रहते हैं कि अरे हमारे टाइम पे सब तो कुछ नहीं होता था, हमने तो इतना सह लिया, तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में परेशान हो रही हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी होने लगते हैं। तो ऐसे में इस सेशन में हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्यों होते हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल अग्रवाल, जो कि कंसल्टेंट है ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्लाउड9 हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट।
एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी एंड इस सेशन के जरिए हम लोग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, आप इस फील्ड में इतने लंबे समय से हैं, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आप आए दिन किसी न किसी पेशेंट को तो ट्रीट करती ही होंगी। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो क्या कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आती है? देखो, प्रेगनेंसी क्या है मेगा, एक्चुअली इट्स अ जर्नी है ना, 9 मंथ्स का जर्नी होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देती हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, सबसे ज़्यादा होता है कि पेशेंट को बहुत टायर्डनेस रहता है, नॉजिया रहता है, वॉमिटिंग रहता है, एसिड रिफ्लक्स की उनको लगता है कि हम उतने एक्टिव नहीं है जितने कि हम पहले होते थे। ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मोस्ट कंफर्टेबल ट्राइमेस्टर होता है, लेकिन फिर भी उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी हार्ट बर्न की होती हैं, पेशेंट्स को बहुत लेग क्रैम्प्स आते हैं, पैरों में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन, क्योंकि आपका पेट टमी बहुत बिग हो जाती है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, अगेन लेग स्वेलिंग्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस इंसान फील करता है, ब्लड प्रेशर भी रेज होने की टेंडेंसी होती है, डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, एंड अगेन एसिड रिफ्लक्स की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली तो मतलब हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है एसिड रिफ्लक्स। एग्जैक्टली आपने ये चीज़ सही कही, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। जी बिल्कुल। एक तो उनको कुछ खाने का मन नहीं करता है, वो खाना खाती भी है तो लगता है ऐसे कि गले से अब बाहर आ रहा है खाना, और हमेशा जलन जैसी जो फीलिंग है वो होती रहती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? मेगा, देखो, एसिड रिफ्लक्स अराउंड 50 to 80% ऑफ द प्रेग्नेंट लोगों को होता है। ठीक है। अब इसका भी वही ट्राइमेस्टर वाइज अलग अलग कारण है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, एक होता है कि प्रोजेस्टेरोन का एक हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। वो क्या करता है कि हमारे एक फूड पाइप और स्टमक के बीच में, आप समझ लो, एक गार्ड बैठा है। गार्ड का नाम होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। उसको रिलैक्स कर देता है, वो छुट्टी पे चला गया, आप समझो। तो उसकी वजह से हमारा एसिड ऊपर ऊपर आता रहता है, इसलिए हमें एसिड रिफ्लक्स होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगेन ये वाला दिक्कत भी होता है, और दूसरा ये होता है कि हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब हमारा खाना ज़्यादा देर पेट में रहता है, आगे मूव होने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए एसिडिटी की दिक्कत ज़्यादा रहती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, यूट्रस अप हो रहा है हमारा, वो क्या करता है कि आपके स्टमक को भी ऊपर पुश करता है, जिसकी वजह से एसिड बार बार ऊपर रहता है, हमें लगता है कि खाना मुंह में आ रहा है। तो ये अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग कारण प्रॉब्लम है। तो इनका कोई एक सोल्यूशन है कि अगर प्रेगनेंसी में इतनी एसिडिटी बढ़ जा रही है तो उसको थोड़े देर के लिए भी कम करने के लिए कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज क्या कर सकती हैं? हम इसके लिए सोल्यूशन, हम सबसे ज़्यादा जो होता है ये बोलते हैं कि आप हमेशा एक बार में पूरा पेट भर के खाना मत खाओ। टेक स्मॉल मील्स, लेकिन फ्रीक्वेंट में। जैसे नॉर्मली क्या है कि हम लोगों को बचपन से आदत होती है, हम लोग सिर्फ 3 मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो हम प्रेगनेंसी में कहते हैं आप इसको ब्रेक डाउन कर दो, यू टेक 6 मील्स। एक बार में पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है, आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं, बार बार लेने हैं। ठीक है। और आप वही कि जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है, बहुत ज़्यादा चटपटा खाना है, वो आपको अवॉइड करना है। एकदम खाना खाने के बाद लेटना या रेस्ट नहीं करना है। एटलीस्ट थोड़ा सा, चाहे आप घर में वॉक करो या अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में स्लाइट वॉक करो, लेकिन इमीडिएटली रेस्ट नहीं करना है। कोई नाइट का मील जल्दी लेना है थोड़ा सा। ओके, तो कोई ऐसे उस टाइम पर ड्रिंक्स है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी देर में, मतलब अगर खा के पी करके थोड़ा सा आराम दे सकते हैं? एसिडिटी में सबसे अच्छा जिंजर टी वर्क करता है। इवन आप अगर ठंडा दूध ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। योगर्ट कैन हेल्प अ लॉट। अगर वो भी नहीं है, अगर आप कहीं ऑफिस में, तो यू कैन कैरी अ बॉटल ऑफ डाइजीन, वो जो ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन है, एक सिरप होता है। अगर आप उसको 2 चम्मच भी लेते हो तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ओके, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये सारी चीजें की जा सकती जी हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, एसिडिटी के अलावा ना एक और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है कॉन्स्टिपेशन की। प्रेग्नेंट लेडीज अक्सर इससे बहुत ज़्यादा डील करती हैं, और ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में भी बोला गया है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आगे चल करके क्या प्रीटर्म डिलीवरीज जैसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है? मैम, कॉन्स्टिपेशन से प्रीटर्म डिलीवरीज तो नहीं होती है, लेकिन मदर के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। कि कॉन्स्टिपेशन है तो गैस का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। इवन सिवियर कॉन्स्टिपेशन से आपको हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, कभी कभी आपको पॉटी पास करने में, या जब आप मोशन पास करने जाते हो तो ब्लड पास होता है, तो अनकंफर्टेबल रहता है, पेशेंट लिथार्जिक हो जाता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है।
तो प्री टर्म लेबर तो नहीं, हाँ, लेकिन डिस्कम्फर्ट बहुत होता है मदर को। तो कॉन्स्टिपेशन फिर क्यों ऐसे बढ़ जाता है? क्योंकि पहले तो नहीं हो रहा था, जैसे ही कोई भी लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट क्यों हो जाते हैं? मेगा अगेन मैं इसको ना फिर से 3 Trimester ट्राइमेस्टर वाइज हाँ। बताऊंगी आपको। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है कि ना नॉर्मली हमारा नॉजिया वॉमिटिंग काफ़ी होता है, तो जिन लोगों को वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तो इनडायरेक्टली वो हमारे वाटर इनटेक को कम कर देता है, क्योंकि मन नहीं करता है इतना खाने पीने का, तो वाटर इनटेक भी काफ़ी कम हो जाता है। जहाँ हमारा वाटर इनटेक कम, वहीं पे हमारा कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट दोनों में क्या होता है कि हमारे जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को स्लो करते हैं, सारी बाल को लेजी बना देता है बेसिकली वो, तो इसलिए मूवमेंट नहीं होती है, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन फील होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन क्योंकि हम लोग कुछ आयरन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो कुछ लोगों को उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, तो अगर कॉन्स्टिपेशन को थोड़ी देर के लिए ठीक करना चाहती हैं कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज, किससे कुछ ऐसी टिप्स या ट्रिक्स हैं जिससे उन्हें आराम मिल सकता है? देखो कॉन्स्टिपेशन अगेन इट्स बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिजीज है ना, इसका बहुत ज़्यादा रोल आता है हमारा लाइफस्टाइल में कि हम लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हमें अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने, हाई फाइबर डाइट लेना है कि जैसे हम फ्रूट जूसेस ना लेके पूरा फ्रूट्स लें ताकि हमें फाइबर्स मिले, ठीक है। फ्राइड फूड्स जो बाहर की जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना है, मैदे वाली चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इन सबको कम करना है, क्योंकि ये सारे मतलब कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एंड देन वी सेड यू कैन टेक वार्म वाटर ऑल्सो, कि आप पूरे दिन में जो पानी ले रहे हो आप चाहो तो नॉर्मल वाटर की जगह वार्म वाटर ले सकते हो। और अपनी जो बाल हैबिट्स है कि जिस टाइम आप मोशन पास करने जाते हो उसको रेगुलर करना है, आप डेली एक टाइम निकालो कि हाँ मुझे इस पे ही जाना है, तो उससे भी दैट ऑल्सो हेल्प्स इन एलिंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। प्लस ये कि हमें थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, ऑल दिस हेल्प्स। अगर फिर भी नहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ठीक, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए। देन देयर आर सम स्टूल सॉफ्टनेस जो आपके बेबी को इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपकी बाल मूवमेंट को अच्छा कर देते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन में कुछ ऐसी डाइट में शामिल करने वाली चीज़ें खाई जाए तो क्या उससे हेल्प मिलती है? मैम जैसे मैंने बोला कि हाई फाइबर डाइट है कि फ्रूट्स बहुत अच्छे से लेने हैं। ऐसे में जैसे आटा है, हम लोग आजकल क्या है कि पिसा हुआ आटा मार्केट से लेके आते हैं तो ब्रांड हटा देते हैं, और आजकल तो आप देखते हो कि हर इंसान बोलता है कि ब्रांड ऐड करना चाहिए। तो होल व्हीट आटा जो होता है दैट ऑल्सो हेल्प्स। इवन ओट्स बहुत अच्छा फाइबर का काम करता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने आटे में ओट्स को मिला लिया, तो उससे भी आपका फाइबर इंक्रीज हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह में अवॉइड होता है। ओके, अच्छा डॉक्टर, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंटिन्यूअस रह रही है, तो प्रेगनेंसी में फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो कौन से साइन हमें देखने चाहिए कि नहीं ये प्रॉब्लम अब ज़्यादा बढ़ रही है, अब डॉक्टर से मिलने का टाइम है? मैम कॉन्स्टिपेशन अगर इतना है, जैसे 3 डेज में भी अगर पेशेंट नहीं पास कर पा रहा है स्टूल्स, उसकी वजह से उसको डेली टू डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत हो रही है, या इफ इट एनी टाइम इट इज़ एनी टाइम अगर उसको लग रहा है कि मोशन के साथ ब्लड आ रहा है, तो फिर उसको हमेशा इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए अपने मोशन के साथ ब्लड आना। ओके, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन पर तो हमने बात कर ली है। एक और इशू जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डेवलप होने के, दैट इज़ डायबिटीज़। अक्सर बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। फिर ऐसे क्या गलतियां हो जाती है या क्या ऐसे मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है? मैम देखिए वो जो हम बात कर रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ना, तो इट इज़ वन एक आइडेंटिटी है अपने आप में, इट इज़ एज कॉमन एज 5 to 10% ऑफ द प्रेगनेंसीज में होता है ओवरऑल। और अगर आप यूएस का डाटा कंपेयर करें तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इंडिया में भी 10 to 15% एंड धीरे धीरे रेट इंक्रीज हो रहा है, अगेन बिकॉज इट इज़ हमारे लाइफ स्टाइल पर भी बहुत डिपेंड करता है मैम। तो डायबिटीज़ के इंसिडेंस इसलिए चेंज हो रहे हैं कि लाइफ स्टाइल फैक्टर चेंज हो गए हैं हमारे, और मोस्टली लोग वर्किंग जो हैं जो, तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि सिटिंग जॉब है, हम लोग उतना वर्कआउट नहीं करते, हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ इंक्रीजिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। ओके, तो इसके रिस्क को कम करने के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ के प्रेगनेंसी में फिर हम ऐसे क्या चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं? हम जब भी एक तो प्रेगनेंसी प्लान करें है ना, तो उससे पहले मेरे हिसाब से उनको एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। देयर आर सम प्री टेस्ट जो हम लोग रन करते हैं ये देखने के लिए कि आपकी टेंडेंसी है कि नहीं है, कि पहले बिफोर प्रेगनेंसी अगर आपकी शुगर्स नॉर्मल हैं, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक है, तो एक तो हमें वो हेल्प हो जाती है, गाइड हो जाता है कि हाँ हमें कितना ध्यान रखना है शुगर के लिए। और अगर उस टाइम पर शुगर थोड़ी सी डिरेंज आती हैं तो हम लोग एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोलते हैं, डाइट के लिए बोलते हैं, वेट के लिए बोलते हैं, कि इवन हाई BMI
जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा टेंडेंसी है। सेम गोज द फैमिली हिस्ट्री, जिनको फैमिली हिस्ट्री है कि उनके मम्मी पापा में से डायबिटिक है कोई, तो उनको भी जीडीएम की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वही प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, पहले से इवैल्यूएशन, तो प्री कंसेप्शनली मिलने में काफ़ी आपकी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सकती है। सॉर्ट आउट हो जाते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, अगर शुगर फिर कितना ज़्यादा बढ़ा रहता है कि आप लोग मना कर देते हैं कि आप अभी प्रेगनेंसी मत प्लान करिए क्योंकि आगे चल के हो सकता है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाए? मैम एक HbA1c का टेस्ट होता है जो कि हमें 3 मंथ्स का शुगर कंट्रोल बताता है। Okay. नॉर्मली देखो जीडीएम इज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी। जीडीएम का मतलब भी यही होता है कि शुगर जब हमारी पहली बार डिटेक्ट हुई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, Okay. ठीक है। और जो आप जो वैसे होता है कि जो लोग वो डायबिटिक हैं, तो पहले से ही डायबिटीज़ हैं, तो उनमें कहते हैं कि आपका जो HbA1c का वैल्यू है वो 6.5 to 7 के बीच में होना चाहिए। कि जितनी ये हाई ज़्यादा वैल्यू होती है, रिस्क ऑफ अबॉर्शन बढ़ जाता है, बेबी में कंजेंटल एनॉमलीज हो सकती हैं। यहाँ तक कि अगर HbA1c मोर देन 8.5% होता है तो मिसकैरेज के रिस्क भी 30 to 50% हो जाते हैं। तो डॉक्टर ये बताइए कि प्रेगनेंसी में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो गया है तो इससे फिर प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें बढ़ जाएंगी? माँ और बच्चे दोनों को क्या रिस्क हो सकता है? मैम प्रेगनेंसी अपने आप में एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी बन जाती है डायबिटीज़ की वजह से। मदर के लिए क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। हाँ। जहाँ जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी आती है। Correct. वैसे हमारी बॉडी में क्या है कि अगर शुगर ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। तो पेशेंट को ज़्यादा जल्दी वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। बच्चे के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा रहेगी तो बच्चे, आपने सुना मैक्रोसोमिया हो जाता है। मैक्रोसोमिया मतलब बिग साइज बेबी। अच्छा, ओवरवेट। ओवरवेट बेबी। तो देखो जैसे कम साइज अच्छा नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा साइज भी अच्छा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बिग बेबीज होते हैं तो एक तो डिफ़िकल्ट डिलीवरीज हो जाती हैं। कई बार बच्चे को भी ट्रॉमा हो सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, और फिर अगर बेबी बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर पाता है तो देन वी माइट हैव टू कन्वर्ट इनटू सिजेरियन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्थ होने के बाद बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया की टेंडेंसी होती है। मतलब? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि उनका शुगर लेवल लो होता रहता है बार बार। तो अच्छा। कई बार 24 घंटे के लिए उनको नर्सरी में रहना पड़ता है ये देखने के लिए कि शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं। Okay. उन बच्चों में थोड़ा जॉन्डिस के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इवन ये भी देखा गया है कि जो डायबिटिक मदर्स के बेबी होते हैं उनमें एक कंडीशन होती है TTN। TTN मतलब कि न्यूबॉर्न जब हमारा पैदा होता है तो उसको रोना होता है ना। हम कहते हैं कि बेबी शुड क्राई ताकि उसके लंग्स ओपन हो, वो ब्रीथ करे। हाँ। तो ये वाली जो टेंडेंसी होती है डायबिटिक मदर्स के बेबीज में थोड़ा लेट डेवलप होती है। यहाँ पे कह सकते हो कि उनके लंग्स थोड़े से वीक होते हैं, तो ये वाली चीज़ें उनमें ज़्यादा देखी जाती हैं। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो बहुत सारे सकती हैं मतलब complications इससे। होते हैं। आपने जैसे माँ के बारे में बताया कि उनको वजाइना में इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। तो अगर डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो फिर ऐसे कौन से साइंस देखे कि समझ जाना चाहिए कि शायद कुछ दिक्कत हो रही है और हो सकता है कि डायबिटीज़ अब डेवलप हो रहा हो? मैम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर आपको बहुत जल्दी, एक्चुअली प्रेगनेंसी में ये वाला सिम्टम हम लोग बहुत ज़्यादा फर्स्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। हाँ। लेकिन अगर आपको नाइट में भी यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आपको 3 to 5 टाइम्स उठना पड़ रहा है नाइट में, और आपको पॉलीडिस्पिया हो जाता है। पॉलीडिस्पिया मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आप बार बार पानी पी रहे हो, भूख ज़्यादा जल्दी लग रही है, तो ये 3 भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये सब तीनों चीज़ों के बावजूद भी आपकी बॉडी वीक महसूस करती है कि आप खाना भी ज़्यादा ले रहे हो, पानी भी ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे बहुत वीकनेस रहती है पूरे दिन में। प्लस वजाइनल इन्फेक्शन में साइंस होते हैं कि आपको चीज़ लाइक मटेरियल डिस्चार्ज होता है, कि आपको लगता है जैसे फटा दही सा आ रहा है, जिसे हम कैंडिड डिस्चार्ज कहते हैं। वो अपने आप में एक साइन होता है कि हो सकता है शुगर डिजीज हो रही हो। प्लस यूटीआई के चांसेस, यूटीआई मतलब पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, वजाइना में इचिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये सब साइंस आते हैं, तो वी मस्ट स्क्रीन फॉर दी शुगर्स। ओके, तो अगर ये सारे साइंस दिखते हैं इसका मतलब कि डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, कि हो सकता है कि डायबिटीज। ओके। आपने बच्चे के बारे में बताया कि कई बार उनके लंग्स नहीं डेवलप हो पाते हैं, जॉन्डिस का भी रिस्क रहता है। तो अगर डायबिटीज़ हो गया है माँ को प्रेगनेंसी के दौरान में, तो बच्चे को एक बार और आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिससे थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है? हम बच्चे को सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे बॉर्न होते हैं तो उनको जो क्राई चाहिए बेसिकली लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो लंग्स जो उनके एक्सपैंड होते हैं इतने कई बार वीक होते हैं, तो ढंग से एक्सपैंड नहीं होते। तो वो अगेन अगर ये वाला दिक्कत होगा तो हमें बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बच्चे का नर्सरी स्टे बढ़ जाता है। कई बार शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाती है, लेकिन सब में नहीं होता है। जिनका प्रॉपरली कंट्रोल्ड है शुगर, उनमें ये देखा गया है कि ये दिक्कतें कम होती हैं। हाँ, जहाँ आपकी शुगर इग्नोर्ड है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ हैं,
तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं। वही अगेन कि आपका बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का मतलब है कि वो जॉन्डिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर लंग्स एक्सपैंड नहीं हुए तो चांसेस है आगे चल करके उनको, बच्चे को लंग से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है? नहीं मेघा, ये वैसी चीज नहीं है। जैसे Okay. तभी मैंने कहा, इसको कहते हैं TTN, मतलब ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट वाइल के लिए है, अच्छा। टैकिपनिया मतलब कि उसको सांस लेने में दिक्कत है न्यूबॉर्न का। ये कंडीशन पूरी 100% ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं कि बच्चे को उसके, लेकिन हाँ उस टाइम पे पेशेंट को एंजाइटी होती है कि मेरा बच्चा नर्स ही गया, उसको सांस नहीं आ रहा है। प्लस अपने आप में जब ये बच्चे बड़े होते हैं, मतलब अर्ली ऑन इन देयर अडल्ट लाइफ, दे मे डेवलप डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ओके। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तो उनके मतलब बड़े जाए। प्रेगनेंसी में अगर माँ को डायबिटीज हो रहा है, जेस्टेशनल जी, डायबिटीज, जी। तो आगे चल के बच्चे को हाइपरटेंशन और डायबिटीज का ये रिस्क बढ़ रिस्क है जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अगर जैसे डायबिटीज के बारे में जो आप बता रहे हो, तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रहती है या आगे चल के जैसे प्रेगनेंसी अब खत्म हो गई, बच्चा डिलीवर हो गया, तो वो फुल ऑन डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकती है? मैम ये देखा गया है कि जिन फीमेल्स को GDM होता है उनमें टेंडेंसी होती है दे कैन बिकम डायबिटिक लेटर ऑन इन देयर लाइफ। 100% नहीं है, लेकिन जिनका बहुत हाई शुगर है कि जिसके लिए हमें मेडिसिन या इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ गया, तो उनको लेटर ऑन लाइफ में जाके डायबिटीज डेवलप हो सकता है। तो अगर वो चाहती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज फुल ऑन डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो, तो फिर प्रेगनेंसी के उन जो ड्यूरेशन है 9 महीने का, उसमें उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मैम अगेन इसमें प्रिवेंशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें बस अपने शुगर्स कंट्रोल रखनी है। अगर लग रहा है कि शुगर्स हमारे नॉर्मली खाने पीने से या डेली लाइफस्टाइल से नहीं कंट्रोल आ रहा है, तो प्रॉपरली टाइम पे हमें मेडिकेशन स्टार्ट करना है। एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो हम लोग एक डाइट प्लान देते हैं उनमें, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली इंडिया में क्या है कि जैसे डिलीवरी हो गई, लड्डू भी, घी भी, ये भी सब स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा शुगर्स हाई जा सकते हैं, जो कि लेटर ऑन आपको जाके प्रॉब्लम करता है। तो स्पेशली जो डायबिटिक मदर्स होती हैं, उनको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं कि पोस्ट डिलीवरी आपको क्या खाना है, ताकि डाइट तो अच्छी रहे लेकिन उनका शुगर ना बढ़े ज़्यादा। ओके। तो ऐसे में मतलब रिस्क रहता है जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से माँ को भी और बच्चे को भी डायबिटीज जी होने का। मैम। ठीक है। ये हमने डायबिटीज पर तो बात कर ली, ब्लड प्रेशर का भी आई थिंक बहुत ज़्यादा रोल है कि स्पेशली देखा गया है प्रेगनेंसी में बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है जो लेडीज़ रहती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़। तो ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने लगता है? मैम ब्लड प्रेशर बढ़ने के 2-3 कारण है प्रेगनेंसी में। एक तो वही फर्स्ट हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल क्या है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हाँ, बहुत सबको ज़्यादा। स्ट्रेस है, लेकिन जिसका वजह से वर्क लाइफ जो हमारा है कि बैलेंस नहीं हो पाता, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। प्लस कुछ लोगों में प्लेसेंटेशन फैक्टर्स होते हैं। प्लेसेंटा मतलब जो नाल होती है, जो बनती है, उसमें ब्लड वेसल्स में कितना ब्लड फ्लो जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट कि मतलब किन मदर्स में ब्लड प्रेशर रहेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन अगेन मींस जो बीपी आपका प्रेगनेंसी में डेवलप होता है। तो प्रेगनेंसी में फिर वही मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज की तरह ही है क्या कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रहेगा या आगे चल करके वो फुल ऑन हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो सकता है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन थोड़ा बेटर है GDM से। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मोस्टली जो होता है आपका विद इन 72 आवर्स, काफ़ी 72 आवर्स से लेके 7 डेज में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। एंड पेशेंट नीड नॉट बी हाइपरटेंसिव लेटर ऑन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है, तो इसलिए ये थोड़ा GDM से बेटर है। मतलब पर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर इससे माँ और बच्चे को क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो माँ में, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हमारे तीनों मेजर ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, हार्ट को, किडनी को और लंग्स को। हार्ट को इफेक्ट करता है तो हमारी कार्डियक फंक्शनिंग में दिक्कत हो जाती है, हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। एक कंडीशन ब्रेन में होता है कि कई बार नसों में से नसें फट जाती हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है कि नसें उसको कंटेन नहीं कर पाती हैं, उसको स्ट्रोक या हम हेमरेज कहते हैं। या फिर एक्लैम्सिया हो जाता है। एक्लैम्सिया का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दौरे आने लग जाते हैं पेशेंट को। और किडनी शट डाउन हो जाती है कि यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है या बहुत कम हो जा रहा है। तो ये सब इफेक्ट मदर को हो सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है। और बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर का? बच्चे पे ब्लड प्रेशर का ये इफेक्ट होता है कि क्योंकि जब बीपी हमारा हाई होता है, तो हम लोग जो बच्चे से कनेक्टेड होते हैं वो थ्रू प्लेसेंटा कनेक्टेड होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो प्लेसेंटा से बच्चे को उतना ब्लड या न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा जितना कि नॉर्मली जाता है। तो उससे 3 चीज़ें होती है। एक तो आसपास का पानी कम हो जाता है, जिसे हम ओलिगोहाइड्रामिनोस कहते हैं। ठीक है। दूसरा, कभी कभी बच्चे का वेट उतना नहीं बढ़ता है जितना कि होना चाहिए उसकी प्रेगनेंसी के वीक्स के हिसाब से, जिसे हम IUGR बेबीज़ कहते हैं।
अपनी टर्म्स में कि बच्चे का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गया, उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से फिर कई बार बच्चों का वजन बहुत कम होता है, लो बर्थ वेट होते हैं। कई बार प्री टर्म डिलीवरी में करना पड़ता है कि अगर मदर का बीपी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमें प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ती है ताकि बेबी को हम आउट करें और मदर को फिर वैसे कंट्रोल करें। ओके, तो ये बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है अच्छे जी खासे। मैम। तो आपने कहा जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं, जी तो मैम। ऐसे में ये होता है कि बच्चे के ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए रहते हैं, या फिर वो बच्चा अंडरवेट पैदा हो रहा है तो उसको आगे चल करके ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। मैम बिल्कुल, अगर जितना बच्चा पहले पैदा होता है ऑर्गन मेच्योरिटी उतनी कम होती है, कम तो होती है। इसलिए उनको नर्सरी में भी रहना पड़ता है, नर्सरी स्टे बढ़ने लग जाता है। कल को जाके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। दो आजकल नर्सरी केयर बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारे Cloud9 हॉस्पिटल का नर्सरी केयर इज़ वेरी गुड। तो इट डिपेंड्स कि हम लोग कहाँ थे, इसलिए फिर हमारा रोल आता है कि हम कहाँ उसको प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, कहाँ उसका डिलीवरी हो रहा है। बेसिकली फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि हमें एक पीडियाट्रिशियन टीम भी अच्छी चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन टीम भी अच्छी चाहिए, फिजिशियन टीम भी अच्छी चाहिए। ओके, मतलब बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा। हो सकते हैं, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट अ लॉट। ओके, अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहता है कि उसको हम हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं प्रेगनेंसी में? मैम ब्लड प्रेशर में ना दो चीज़ें होती हैं, एक ऊपर वाला जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक जो नीचे वाला होता है। ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर ऊपर से 140 से ऊपर जा रहा है तो हम उसको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं, डायस्टोलिक मोर देन 90। प्रेगनेंसी में ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका 90 का 95 भी जाता है तो नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट आपकी जल्दी मेडिसिन स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हैं उसके लिए। बीपी की दवाइयाँ लेने से प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? हाँ मैम, मेडिसिन नहीं लेने से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, बल्कि मेडिसिन नहीं लेंगे तो ज़्यादा साइड साइड इफ़ेक्ट्स हो इफ़ेक्ट्स सकते हैं बच्चे और मदर को। ओके, तो अगर बीपी किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ का 140/90 चला गया है, इसका मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स उन्हें दिखाई देते हैं जब बीपी बहुत ज़्यादा शूट होने लगता है प्रेगनेंसी के दौरान, कि वो समझ सकते हैं कि हाँ, ये बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी मैम, कुछ साइन एंड सिम्पटम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर क्रॉनिक हेडेक रह रहा है कि पूरे टाइम हेडेक है, अनइजीनेस सी होती रहती है पूरे टाइम पे, स्वेटिंग होती है, घबराहट होता है, उसको ऐसा लगता है कि थ्रॉम्बिंग हेडेक है, कि पल्सेटाइल हेडेक होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे, और या फिर पैरों में बहुत स्वेलिंग आने लग जाती है, तो वी ऑलवेज आस्क द पेशेंट आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो। ओके, तो ब्लड प्रेशर अगर 140 से 90 हुआ, 140/90 हुआ, दैट मीन्स ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है जी, मदर के तो ये लिए। मतलब स्टार्टिंग है आपकी हाइपरटेंशन की, तो उसमें हमें मेडिसिन स्टार्ट करना है, देन वी पीरियोडिकली चेक कि जो मेडिसिन दे रहे हैं उससे कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें भी है क्या कि अगर हाइपरटेंशन हो गया है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो आपने कहा जैसे कि ये तो ठीक हो जाएगा, बट चांसेस है कि बच्चे में आगे चल कर के बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है? मैम जेस्टेशन, एक्चुअली हाइपरटेंशन भी 3 टाइप के होते हैं प्रेगनेंसी में। एक होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशन का मतलब है कि सिर्फ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस, के दौरान। वो वाले हाइपरटेंशन जो कि माइल्ड हाइपरटेंशन, जैसे 140 टू 150 की रेंज है और नीचे वाला 90 टू 95 है, ऐसे में मोस्टली बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उनके नहीं, बच्चों को। ठीक है। लेकिन जो पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले से ही उनको बीपी की दिक्कत है, उनमें ज़्यादा चांसेस देखा गया है कि बच्चों में भी कल को लेटर ऑन एज में जाके हाइपरटेंशन हो हो सकता है। सकता है। अच्छा, अगर कोई किसी को एक ट्रिप या ट्रिक चाहिए हो कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, उस टाइम पर तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रही है प्रेग्नेंट लेडीज़, तो थोड़ा-सा बीपी को नॉर्मल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो की जा सकती है उस वक़्त? मैम उस वक़्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है? कि जितना हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा एक्टिविटी कम कर दीजिए। अगर आप मान लो कि बहुत चल फिर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं यू टेक प्रॉपर रेस्ट, राइट। डीप ब्रीदिंग कीजिए, एंड आस्क द पर्सन जो भी आपके आस-पास है जितना जल्दी आ सके, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई है, तो सिर्फ़ इससे नहीं कंट्रोल आएगा, हमें मेडिकल हेल्प लेना ही पड़ेगा। ओके, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना जी। चाहिए, ठीक है। थायराइड की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी गई है प्रेगनेंसी के दौरान कि ये भी बढ़ने लगती है। अगर किसी को पहले थायराइड नहीं है, तो हो सकता है उनको प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाए, तो ऐसा क्यों होता है? मैम क्योंकि थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब बेबी हम कंसीव करते हैं तो हमारा थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म में सारे ऑर्गन्स की काम करने में इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इसलिए हमारा लेवल भी अप एंड डाउन हो जाता है। प्रेगनेंसी में वही जैसे आपने कहा कि थायराइड प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, तो ये भी 2 टाइप की होती है। एक है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी में एज़ कम्पेयर टू हाइपरथायराइडिज्म। तो
तो यह है कि लेकिन इट्स ए ट्रीटेबल डिजीज़, आप जितना उसको जल्दी डायग्नोस करते हो, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, इससे आप अपनी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हो। आपने जैसे 2 तरह के थायराइड की बात की जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हाइपोथायराइडिज्म जैसे मैंने बताया कि इसमें थायराइड लेवल का हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को बहुत फटीग रहता है, वीकनेस लगती है, कॉन्स्टिपेशन के साइंस ज़्यादा हो जाते हैं। इवन कई बार होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हाइपोथायराइडिज्म होता है तो ये बच्चे में भी डिफेक्ट्स कर सकता है, मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कि ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। तो इसलिए जब भी फर्स्ट विजिट पे ही जब हमारे पास प्रेग्नेंट मदर आती हैं तो हम लोग उनके लिए थायराइड हार्मोन का स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सब क्लिनिकल होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी थायराइड निकल सकता है। और दूसरा टाइप वाला? हाइपरथायराइडिज्म में थोड़ा पल्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, द पेशेंट कैन बी हाइपरटेंसिव, उसका बीपी ज़्यादा, उसको एंजाइटी रहती है, ऐसे लगता है कि बार बार दिल धड़क रहा है, थोड़ा एंजाइटी वाला प्रॉब्लम रहता है। कई बार फ्रीक्वेंट स्टूल्स होते हैं, कई बार कोई आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना हर उसके खाने के बाद जाना पड़ता है, मोशन के लिए जाना पड़ता है, या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उन केसेस में भी हम कहते हैं, या एक्सेसिव स्वेटिंग होना कि पाम्स बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, स्वेटिंग होती है, तो उनको भी अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए थायराइड के लिए। ओके, तो ये 2 तरह के थायराइड जो डेवलप हो सकता है। जी। तो आपने कहा कि थायराइड ऐसी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान जिससे बच्चों में न्यूरो प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती जी हैं। मैम। तो अगर थायराइड कंट्रोल नहीं रह रहा है प्रेगनेंसी में तो इससे बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा थायराइड नहीं कंट्रोल होता है तो ये मिसकैरेजेस भी करा सकता है फर्स्ट ना? ट्राइमेस्टर जी, में? मिसकैरेज हो जाता है, कई बार बेबी डेवलप नहीं होता है, धड़कन आके चली जाती है जिसे कहते हैं कि आया फिर बेबी डेवलप नहीं हो रहा है, धड़कन चलेगी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हो सकते हैं। अगर अनकंट्रोल है तो क्योंकि थायराइड हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक कंडीशन होती है नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। बच्चे उस केस में मेंटली उनका मेंटल ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो वैसे बच्चे फिर क्या मेंटली चैलेंज पैदा होते हैं या फिर? जी मैम, मेंटली चैलेंज होता है अगर वे बिल्कुल अनकंट्रोल रहता है तो। ओके, तो मैं हाँ, ये नहीं कह रही हूँ कि सारे थायराइड हाँ। पेशेंट में ऐसा होता है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लेवल कितना है। अगर बहुत हाई हाइपरथायराइडिज्म होता है तो ये कंडीशंस होती हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि थायराइड डिसऑर्डर बहुत जल्दी ट्रीटेबल होता है और इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अगर टाइमली मैनेज करते हैं तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो सकती हैं। तो थायराइड भी क्या सिर्फ प्रेगनेंसी के 9 महीने तक ही रहता है या वो भी आगे चल करके बच्चे या माँ में डेवलप हो सकता है इनटू अ फुल ग्रोन थायराइड प्रॉब्लम? मैम अगर जेस्टेशनल हाइपोथायराइडिज्म है, जेस्टेशनल हाइपोथायराइडिज्म मतलब ओनली अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ प्रेगनेंसी। रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली डिलीवरी के बाद उसका दवाई बंद हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर पेशेंट को पहले से थायराइड की डिसऑर्डर है या काफ़ी ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग डिलीवरी के बाद असेस करते हैं आफ्टर 3 to 6 वीक्स, फिर उसका धीरे धीरे लेवल कम करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर वो एक मिनिमल डोज पे चलता रहता है। अगर थायराइड के सिम्टम्स हमें पहचानने हो प्रेगनेंसी के दौरान में, क्योंकि आपने कहा कई बार सिम्टम्स दिखाई नहीं जी देते जी हैं, बिल्कुल। तो जो इनिशियल या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हम पहचान सके कि शायद ये थायराइड की दिक्कत हो सकती है, वो क्या होंगे? एक्चुअली थायराइड के सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं और प्रेगनेंसी और मोस्टली थायराइड के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, जैसे जो प्रॉब्लम्स हमें प्रेगनेंसी नॉर्मल में फेस प्रेगनेंसी में होती है होते वही थायराइड में होती है। तो उन सिम्टम्स के ओनली क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे हम थायराइड नहीं डिटेक्ट कर हैं। सकते हैं, तो इसलिए बेटर होता है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट करना। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट विजिट पे ही हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं कि मदर को थायराइड है कि नहीं। तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है, वो चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर थायराइड की दिक्कत ना हो, तो पहले से उन्हें कौन से टेस्ट हैं जो ज़रूर करवा लेने चाहिए? मैम वही जैसे मैंने बताया कि ये 3 चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है हुँ। आजकल, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ एंड ब्लड बीपी, प्रेशर हाँ। की, ठीक है? तो हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो एक तो अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप चेक कराएँ वो, उसमें सब कुछ आता है, आपका सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, शुगर हमने एक बार चेक कर लिया, थायराइड कर लिया, तो सी कि हाँ हमारा बॉडी फिट है कि नहीं। अगर मान लो उनमें से कोई चीज़ हमारे पे डिफेक्ट मतलब आती भी है प्रॉब्लम, तो हम उसे टाइमली डिटेक्ट करके अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते तो प्रेगनेंसी का आपका जर्नी पूरा ईजी एंड सेफ हो जाता है। तो अगर किसी को डिटेक्ट हो गया प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले कि उन्हें हो सकता है कि शुगर हो, बीपी हो या थायराइड हो, तो कितने दिन की दवाइयों से फिर उसको ट्रीट करके वो प्रेगनेंसी के लिए अपना ट्राई कर सकती हैं? मैम वो सब लेवल्स पे डिपेंड करता है। अगर डायबिटीज़ है तो हम लोग HbA1c एम करते हैं कि एटलीस्ट 6 के आसपास अगर वैल्यू है
तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। सेम गोज फॉर थायराइड, जब आप उसको स्टार्ट करते हो तो 4 to 6 वीक्स में ही हमें ट्रीटमेंट का रिजल्ट दिखने लग जाता है। तो हम उसको असेस कर लेते हैं, अगर वैल्यू विद इन द नॉर्मल रेंज है देन यू कैन स्टार्ट प्लानिंग अहेड। ब्लड प्रेशर का वही है कि हमें 140/90 के अंदर अंदर रखना है। ठीक है। एक बार ये जो शुगर, थायराइड और बीपी है, इन तीनों के जो आपने हमें पैरामीटर्स बताए कि कितने होने चाहिए एग्जैक्ट, फिर से बता दीजिए कि अगर इतने हैं देन वी कैन ट्राई फॉर प्रेगनेंसी, अगर नहीं है देन यू शुड गो फॉर अ चेकअप बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थायराइड की बात करती हूँ, तो आइडियल जो लेवल होता है प्रेगनेंसी में प्लान करने के लिए, तो हम कहते हैं कि थायराइड का लेवल, उसमें हम TSH एक होता है, TSH का लेवल चेक करते हैं। इट शुड बी बिटवीन 2.5 to 3.5। ठीक है। 5 तक है तो हम लोगों को कई बार मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। सेम गोज फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हम ब्लड शुगर चेक करते हैं। एक तो फास्टिंग PP, जो आपका फास्टिंग है, इट शुड बी बिलो 90, है ना, 105 से तो कम होना ही चाहिए। और जो पोस्ट प्रांडिल मतलब नाश्ते के बाद वाला जो शुगर है आपका 120 से कम होना चाहिए। ठीक है। और HbA1c अराउंड 5.5 to 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बीपी? ब्लड प्रेशर अगेन इट शुड बी लेस देन 140/90। 140/90। तो मोस्टली ये जो 3 कॉम्प्लिकेशंस है ये बहुत ज़्यादा होते हैं डेवलप, प्रेगनेंसी में इनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले हाँ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि एक पेशेंट का रुबेला के लिए ज़रूर टेस्ट होना चाहिए। रुबेला वायरस के वाला, लिए। क्योंकि रुबेला इज़ अ वेरी डेंजरस इन्फेक्शन। अगर प्रेगनेंसी में होता है तो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं बच्चे को। तो रुबेला हम लोग पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो रुबेला का एक बार टेस्ट करा लो। अगर इफ यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड देन इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि रुबेला दोबारा नहीं हो सकता है आपको। अच्छा, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप पहले वैक्सीन ले लो, देन उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान तो रुबेला एग्जैक्टली होता क्या है और उसकी वैक्सीन कब और कौन ले सकता है? मैम रुबेला एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और इसका ये हम इसको इसलिए हार्मफुल या डेंजरस मानते हैं क्योंकि प्लेसेंटा से क्रॉस होकर बच्चे को जा सकता है। ठीक है, अच्छा। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी को रुबेला हो जाएगा तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये ट्रांसफ़र करके बच्चे को चला जाएगा और बच्चे को इन्फेक्ट कर देगा। उसे कहते हैं कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। उससे बच्चे को क्या हार्म होगा? इसमें रिस्क ऑफ अबॉर्शंस होते हैं कई बार बच्चा, और इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है, आइज़ में लॉस हो सकता है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आती है, हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए रुबेला को हम लोग पहले से स्क्रीन करते हैं। और नॉर्मली क्या है कि आजकल सब लोगों को MMR वैक्सीन लगी होती है हमारे चाइना में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड। ठीक है। अगर मान लो नहीं भी है तो एक सिंगल शॉट आपको प्रेगनेंसी से पहले लगवाना है, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड प्लान योर प्रेगनेंसी। लेकिन रुबेला वैक्सीन और आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में मिनिमम 6 मंथ्स का गैप रखना चाहिए। तो अगर रुबेला हो जाता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है रुबेला वायरस? नहीं मैम, ये नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में हो जाता है तो ये हार्मफुल है बच्चे को। ओके। तो अगर रुबेला वायरस किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो रहा है तो इसके भी कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं? हम इसमें नॉर्मली फीवर आता है विद रैश, आपके फीवर होगा। बाकी सिम्टम्स तो नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं कि खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, या आइज़ में वाटर आ रहा है, लेकिन रैश आने लग जाता है बॉडी पे। तो कोई भी पेशेंट अगर फीवर विद रैश के साथ आता है तो हम उसको रुबेला के लिए ज़रूर इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर रुबेला प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो गया, उन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उस टाइम पर वैक्सीन लगा करके उसको ट्रीट किया जा सकता है या कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन है नहीं इसका? मैम, देखिए वैक्सीन का मतलब ही होता है कि वो प्रिवेंशन के लिए होती है, हाँ। दे आर नॉट फॉर ट्रीटमेंट, है ना। और प्लस ये है कि रुबेला का इन्फेक्शन क्या है, ये हमारे को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे के जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में हो गया तो ट्रीटमेंट हमें कोई उसका अलग से नहीं करना होता है, लेकिन वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में है तो बहुत ज़्यादा बच्चे को डिफेक्ट्स के चांसेस होते हैं, तो कई बार हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आफ्टर 5 मंथ्स हो रहा है तो नॉर्मली बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि पहले आई थिंक ट्राइमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते, तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हाँ, वो डेवलपमेंट होता है उस टाइम। ओके। तो आई थिंक इस सेशन में हमने प्रेगनेंसी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब पे बात कर ली है। हमने बीपी, शुगर, थायराइड, रुबेला, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम सबकी बात कर ली है। और कुछ अगर रह गया हो या कुछ ऐसे टिप और ट्रिक्स या कुछ ऐसी आप एडवाइस जो हमारे ऑडियंस को देना चाहती हैं, स्पेशली उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो ये वीडियो देख रही हैं, कि अगर उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी अब नॉर्मल साइंस या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए? मेघा, मैं बस इसी पे कंक्लूड करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम हमेशा सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे होगा कि वी शुड गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ठीक है, जो भी आपकी एंटीनेटल चेकअप्स हैं उन पे आप रेगुलरली जाएं, क्योंकि आप जब जाते हो आपका स्क्रीनिंग हो जाता है। स्क्रीनिंग मीन्स अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन मीन अर्ली ट्रीटमेंट,
विच मीन्स प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कि आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। सेकेंडरी आपका लाइफस्टाइल चेंज, कि आपको अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप जो खा रहे हो, आप पी रहे हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ केयर इज़ द बेस्ट गिफ्ट विच अ मदर कैन गिव टू द बेबी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। प्लस हमें कोई भी हिस्ट्री कंसील नहीं करनी चाहिए डॉक्टर से। जब भी आप फर्स्ट आपका विजिट होता है डॉक्टर से, टेल ऑल द पास्ट हिस्ट्रीज, क्योंकि जितना आप उनको बताते हो उनके लिए आपका आगे का ट्रीटमेंट जर्नी प्लान करना उतना हेल्पफुल होगा। एग्जैक्टली तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ही डिटेल में हर एस्पेक्ट पर बात कर ली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मेगा, सेम है। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप उन सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।